सैटर्न के रिंग्स गायब हो रहे हैं। यस, नासा की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सैटर्न हमें मार्च 2025 तक कुछ ऐसा दिखने वाला है, जो कि नासा ने खुद कंफर्म किया है ये कहकर कि सैटर्न के रिंग्स हम पृथ्वीवासियों के लिए पूरी तरीके से अदृश्य होने वाले हैं। विच बेसिकली मीन्स वो रिंग्स जो सैटर्न की करोड़ों सालों से पहचान रहे हैं, जिन्हें एक चीट कोड की तरह यूज करके एक नर्सरी का बच्चा तक सैटर्न को सही से पहचान पाता था आउट ऑफ ऑल द अदर प्लैनेट्स, वो रिंग्स ही अब गायब होने वाले। पर आखिर कैसे? क्या वहां पर कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही है जो कि नहीं होना चाहिए? वेल, नासा को लगता है यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि इत्तेफाक से या फिर इस प्रॉब्लम के जड़ पर सैटर्न के 2 मून्स एनसेलेडस और टाइटन हो सकते हैं, और उन पर नासा का मानना है कि लाइफ मौजूद हो सकती है। सो क्या कोई इंटेलिजेंट लाइफ रिस्पॉन्सिबल है सैटर्न के इस बुरे मंजर के लिए? वेल, इस थॉट को ना कुछ टाइम के लिए पार्किंग लॉट में रखते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पर नजर डालते हैं। जरा नासा द्वारा खींचे इन 3 इमेजेस को गौर से देखो। ये उन्होंने अलग अलग सालों में खींचे थे, आप देख सकते हो। इनमें से पहली वाली इमेज में सैटर्न के रिंग्स पर कुछ फेंट होल्स दिखाई दे रहे हैं, और फिर लगभग 25 साल बाद 2004 वाली इस इमेज में वो होल्स समहाउ गायब हो जा रहे हैं। एंड देन सडनली उसके अगले 5 सालों बाद 2009 में वो होल्स अचानक से फिर से प्रकट हो जाते हैं। यानी कि सैटर्न के रिंग्स के साथ कुछ ना कुछ फिशी जरूर हो रहा है। दरअसल नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के वैज्ञानिक डॉक्टर जेम्स ओडोनोग्यू ने रिसेंटली साल 2018 में खुद ये रिवील किया था कि यस, नासा की टीम्स शुरू से ये जानती थी कि सैटर्न के रिंग्स गायब हो रहे, लेकिन क्योंकि वॉयेजर 1 और 2 मिशंस ने लगातार 3 दशकों तक स्टडी करने के बाद भी उस इवेंट की एस्टिमेटेड डेडलाइन करीब 300 मिलियन साल बाद बताई थी, इसीलिए नासा ने कभी भी इस बात का हल्ला नहीं मचाया। लेकिन इसके बाद बढ़ते फैसिनेशन की वजह से नासा ने जुपिटर और सैटर्न को सेपरेटली स्टडी करने के लिए फिर एक नए डेडिकेटेड मिशन को प्लान किया कॉल्ड कैसिनी, and liftoff of the Cassini spacecraft on a billion-mile trek to Saturn. एंड इट वाज दिस मिशन जिसने सैटर्न के रिंग्स को लेकर एक मेजर अलार्म रेज किया। कैसिनी मिशन से मिले डेटा ने बताया कि सैटर्न के रिंग्स में जो होल्स बन रहे हैं वो एक ऐसे अनोखे डिस्ट्रक्टिव फिनोमिनन की वजह से बन रहे हैं जो अगले 300 मिलियन सालों में नहीं बल्कि 3 गुना जल्दी अगले सिर्फ 100 मिलियन सालों में ही सैटर्न के सभी रिंग्स को निगल लेगा। तो फिर अब नासा क्यों बोल रहा है कि 2025 तक सैटर्न के रिंग्स गायब होने वाले हैं? वेल, कुछ देर में आपको पूरी कहानी समझ में आएगी, बट उससे पहले 2004 में जब कैसिनी लॉन्च हुआ था और कुछ समय बाद सैटर्न तक पहुंचा, तब नासा ने देखा कि सैटर्न के रिंग्स मेजरली वाटर और आइस के पत्थरों के बने हुए। ये में भी आपको पहले से पता होगा, लेकिन उन्होंने फिर इसके बाद ये डिस्कवर किया कि वो रिंग जो उस बर्फीले पानी का बना है वो तेजी से बारिश के रूप में सैटर्न पर बरस रहा है। नासा के अनुसार ये पानी की बरसात इतनी तेज है कि उससे उसके हर छोटे एरिया में आधे घंटे में लिटरली एक ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल भर जा रहा है। बट अनलाइक अर्थ, यहां कोई वाटर साइकिल सिस्टम नहीं है। यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है कि सैटर्न पर कोई समुंदर है जो भाप बनकर फिर से उस पर बरस रहा है लाइक वाटर साइकिल ऑन अर्थ। यहां उसके रिंग्स पिघल कर उस पर बरसात और बाढ़ ला रहे हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो गोइंग बैक आफ्टर दैट। बट इंटरेस्टिंगली, यू नो व्हाट, सैटर्न के इस आइस के पिघलने के पीछे खुद सैटर्न का ही हाथ है, और इसके पीछे का रीजन भी काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन उसे समझने से पहले मैं आपको इंडिया में हो रहे एक मेजर प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहता हूं, हेयर फॉल। आज इंडिया में 10 में से 9 इंडियंस अपने अर्ली 20s में जेनेटिक हेयर फॉल फेस कर रहे हैं, विच इज कंसर्निंग। लेकिन इसका एक सोल्यूशन है। सो हेयर फॉल के ये 7 स्टेजेस होते हैं, और सबसे पहले ये जरूरी है आइडेंटिफाई करना कि आप कौन से स्टेज में हो, और अगर आपका हेयर फॉल इन 4 स्टेजेस में फॉल करता है तो इसे ट्रीट किया जा सकता है। और मैन मैटर्स बनाते हैं आपके लिए एक पर्सनलाइज सोल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। जैसे ये इंडियाज फर्स्ट एडवांस हेयर सीरम रोल ऑन, इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्लिनिकली प्रूवन है टू बूस्ट हेयर ग्रोथ, और साथ ही साथ ये हेयर फॉलिकल्स के रीजनरेशन प्रोसेस को भी बूस्ट करते हैं। ये
100% अल्कोहल फ्री है और उसके प्रिसाइज एप्लीकेशन टेक्निक से सीरम का एब्जॉर्प्शन भी फास्टर हो जाता है। आपको इस रोल ऑन को डायरेक्टली अफेक्टेड एरिया पर मल्टीपल टाइम्स रोल ऑन करना है जब तक इस स्केल पर 1 ml प्रोडक्ट कम नहीं होता। यह प्रोडक्ट आपको मैन मैटर्स के वेबसाइट पर मिल जाएगा और मैन मैटर्स के ऐप पर आप हेयर टेस्ट और फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन करा सकते हो, जो कि आपको अपना स्टेज ऑफ हेयर लॉस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। लेकिन हाँ, रूटीन को रिलीजियसली फॉलो करना मत भूलना। इनफैक्ट मैन मैटर्स आपको रिमाइंड करवाता है आपके रूटीन को फॉलो करने के लिए और इसके लिए रिवॉर्ड भी देता है। यू कैन डाउनलोड द मैन मैटर्स ऐप एंड सेव अप टू 35% यूजिंग द वॉलेट। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और अब लौट आते हैं हमारे टॉपिक पर। हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे सैटर्न के रिंग्स पिघलने के पीछे सैटर्न का ही हाथ है, मानो जैसे वो अपने इस नायाब से तोहफे से खुद ही छुटकारा पाना चाहता है। देखो, बात कुछ ऐसी है ना, सूरज से आ रही यूवी लाइट जब सैटर्न के रिंग्स में मौजूद बर्फीले टुकड़ों पर पड़ती है, तब उसकी एनर्जी से रिंग में मौजूद बर्फीले H2O या पानी के मॉलिक्यूल्स एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन लगाकर अपने आप को हाइड्रोनियम आयन्स में तब्दील कर लेते हैं। अब नॉर्मली ये छोटे छोटे हाइड्रोनियम आयन्स आउटर स्पेस में कहीं पर भी डिस्पर्स हो सकते थे, लेकिन जैसे आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिज्म एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दो स्पेक्ट्रम्स होते हैं। तो बस इसी वजह से ये चार्ज्ड हाइड्रोनियम आयन्स सैटर्न के मैसिव मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और उसी के साथ H+ आयन्स को बाहर फेंककर सैटर्न पर पानी बनकर बरसने लगते हैं। एंड नाउ व्हाट्स मोर, एक डिटेल स्टडी ये कहती है कि ये जो कुछ भी सैटर्न पर हो रहा है, ये एक नेवर एंडिंग फिनोमेनन है और इसीलिए इसके चलते हर गुजरते सेकंड के साथ सैटर्न के सभी रिंग्स के अंश एक एक करके गायब हो रहे हैं। सो अब सवाल आता है उन होल्स का जो मिस्टीरियस तरीकों से गायब होकर फिर वापस आकर फिर से गायब हो जा रहे हैं। आखिर कैसे? वेल, जैसे ही नासा के लेटेस्ट सैटर्न एक्सप्लोरर कैसिनी सैटर्न के रिंग्स के एकदम नजदीक जाकर उसकी स्टडी कर रहा था, तब नासा के साइंटिस्टों ने उन रिंग्स पर मौजूद होल्स में एक इंपॉर्टेंट पैटर्न नोटिस किया। उन्होंने ये देखा कि ये वियर्ड पैटर्न्स तब ज्यादा नजर आते हैं जब सैटर्न पर दिन और रात दोनों का ड्यूरेशन बिल्कुल सेम हो जाता है, यानी कि उसके इक्विनॉक्स के दौरान, जब उसका इक्वेटर और उसके रिंग्स सूरज के साथ बिल्कुल अलाइन हो जाते हैं। अब फॉर कॉन्टेक्स्ट, पृथ्वी के केस में ऐसा सिर्फ साल में 2 बार होता है, एक 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। लेकिन सैटर्न के बड़े ऑर्बिट के वजह से यही इक्विनॉक्स हर 15 अर्थ ईयर्स में वहां पर एक बार होता है और दिन के बजाय महीनों तक चलता है। अब इस सब से क्या आपके दिमाग में भी एक सवाल आया, अगर इक्विनॉक्सेस के दौरान सैटर्न का इक्वेटर और उसके रिंग्स सूरज के साथ अलाइन हो जाते हैं एंड देयरफॉर उसके सिर्फ सबसे बाहर वाली रिंग पर ही डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो फिर सैटर्न के अंदर की तरफ मौजूद रिंग्स में बर्फ पिघलकर होल्स क्यों बना रहे हैं? डेफिनेटली सैटर्न के रिंग्स में कुछ और भी हो रहा है जो शायद अब तक हम डिकोड नहीं कर पाए। वेल, यहां पर कुछ इंडिपेंडेंट फिजिसिस्ट का मानना है कि ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज इक्विनॉक्सेस के दौरान सैटर्न की रिंग में तैरते आयन्स चपटे रिंग में मिक्स होने के बजाय अपने आप को समेट के खड़े स्ट्रक्चर्स वाले स्पाइक्स बनाने लगते हैं, लीविंग होल्स अंडरनीथ देम। दरअसल इन फिजिसिस्ट के अनुसार जब सूरज की गर्मी सैटर्न के अंदरूनी रिंग्स तक नहीं पहुंचती तो उसके वो रिंग्स धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं एंड हेंस उन रिंग्स में मौजूद कुछ चीजों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है। अब फॉर दोज हु मे बी डोंट नो, ये कोई यूनिक फिनोमेनन बिल्कुल नहीं है। ये नॉर्मली हर मैग्नेटिक चीज के साथ होता है, क्योंकि किसी भी चीज में एटम्स नॉर्मली अलग अलग डायरेक्शंस में वाइब्रेट होते रहते हैं और इसके वजह से उन एटम्स की मैग्नेटिक फील्ड भी ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होकर एक दूसरे को कैंसल आउट करती है। लेकिन जब उस चीज का तापमान कम होने लगता है तब उनके एटम्स धीरे धीरे वाइब्रेट करना बंद कर देते हैं एंड देयरफॉर नेट मैग्नेटिज्म बढ़ जाता है। यानी कि ऑल इन ऑल, अगर उन फिजिसिस्ट का एक्सप्लेनेशन सही है तो शायद से उन होल्स में मौजूद चीजें पूरी तरह से सैटर्न पर नहीं बरस चुकी है, बल्कि सैटर्न के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होकर सैटर्न के रिंग के कुछ अंश वहीं पर ऊपर नीचे स्पाइक्स के रूप में फ्लोट हो रहे हैं। बट इफ दिस इज द केस, तो फिर नासा क्यों ऐसा कह रहा है कि ये रिंग्स 2025 में पूरी तरह से अदृश्य हो जाएंगे? अब तक जैसे आपने देखा, कोई भी कैलकुलेशन ये प्रूव नहीं कर रही कि इतने जल्दी ये रिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एंड वर्स, कोई बोल रहा है 300 मिलियन साल, तो कोई बोल रहा है 100 मिलियन साल, तो कोई इवन बोल रहा है रिंग्स में मौजूद चीजें वहीं के वहीं है, बस रिंग्स के ऊपर नीचे छुपी हुई है। सो आखिर यहां पर सच क्या है और क्या है झूठ?
वेल, इस कंफ्यूजन से ना थोड़ा पीछे हटकर हमने इस पूरे 2025 वाली खबर को फिर से एक बार फ्रेश माइंड से अप्रोच किया और हमें पता चला कि सैटर्न के रिंग्स 2025 में गायब तो होंगे, लेकिन सिर्फ पृथ्वी वासियों के लिए। एक्चुअली जब हमने देखा कि नासा स्पेसिफिकली मार्च 2025 कह रहा है, तो नेचुरली हमने सोचा एक काम करते हैं, उस पर्टिकुलर मंथ में सैटर्न अपने ऑर्बिट के किस फेज में होगा और वो पृथ्वी से कैसा दिखेगा, ये जरा ढूंढते हैं। एंड जैसे ही हमने ये देखा, एवरीथिंग वाज क्रिस्टल क्लियर। दरअसल मार्च 2025 में सैटर्न का इक्वेटर सूरज और पृथ्वी के साथ एकदम परपेंडिकुलरली अलाइन होने वाला है। इसका मतलब हमें पृथ्वी से सैटर्न के रिंग्स कुछ ऐसे दिखेंगे जैसे हम किसी चपटे पेपर को उसके साइड से देख रहे हैं। एंड नाउ जस्ट कंसिडर, अगर आप एक चपटे पेपर को साइड से देखोगे और वो भी एकदम दूर से, तो आपको क्या दिखेगा? बिल्कुल कुछ भी नहीं। वो पेपर सॉर्ट ऑफ आपके लिए ऑप्टिकली गायब हो जाएगा। और यही सेम सैटर्न के रिंग्स के साथ भी हो रहा है, क्योंकि सैटर्न हमसे इतना दूर है कि एक इंसान के वहां तक पहुंचने से पहले दूसरा इंसान चांद को 18 बार छूकर लौट आएगा। और इसी सेम फिनोमेनन के चलते नासा वालों ने ऐसा कहा कि मार्च 2025 को सैटर्न के रिंग्स पृथ्वी से दिखना बंद हो जाएंगे कुछ समय के लिए। बट स्टिल लेट्स नॉट फॉरगेट, 100 मिलियन सालों में ये रिंग्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगे और वाकई में गायब हो जाएंगे। अब आते हैं हमारे इस वीडियो के आखिरी और कई व्यूअर्स के सबसे फेवरेट सवाल पर। मैंने शुरुआत में कहा था सैटर्न के 2 मून्स में एलियन लाइफ होने की पॉसिबिलिटी है। ऐसा आखिर क्यों? और क्या इंटेलिजेंट एलियन लाइफ वहां पॉसिबल है? तो देखो, रिसेंटली नासा के साइंटिस्टों को सैटर्न के 2 मून्स एनसेलाडस और टाइटन पर कुछ बहुत ही स्पेशल कंपाउंड्स मिले, जो सेल मेम्ब्रेन्स से मिलते जुलते स्ट्रक्चर्स बनाकर वहां पर यूनिक जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। देखो, आज से 3 से 4 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर भी एग्जैक्टली सेम यही चीज हुई थी। उन दिनों सबसे पहले कोएसरवेट नाम के कुछ मॉलिक्यूल्स बने थे और फिर उन मॉलिक्यूल्स ने सेल मेम्ब्रेन्स जैसे शुरुआती लाइफ स्ट्रक्चर्स बनाए थे, जिसके बाद ही कॉम्प्लेक्स डाइवर्स लाइफ पैदा हो पाई। देखो, सेल मेम्ब्रेन्स के बिना एक सेल बन ही नहीं सकता, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सेल की दीवार होती है जो सेल के अंदर के एलिमेंट्स को इंटैक्ट रखती है ताकि अंदर रिएक्शन हो सके और लाइफ को फॉर्म होने के लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट मिले। अब सैटर्न के मून्स के केस में वहां पर साइंटिस्टों को कार्बन और नाइट्रोजन से बने एक्रिलोनाइट्राइल नाम के कुछ कंपाउंड्स मिले और नासा का यह कहना है कि ये कंपाउंड्स कोएसरवेट की ही तरह एक साथ आकर सेल मेम्ब्रेन्स बना सकते हैं। बिसाइड्स, अनलाइक कोएसरवेट्स जिन्हें इस प्रोसेस के लिए पानी की जरूरत पड़ी थी एज अ सॉल्वेंट, एक्रिलोनाइट्राइल्स को मीथेन और ईथेन की जरूरत पड़ती है एज सॉल्वेंट। और इनकी तो सैटर्न के मून्स पर लिटरली नदियां बहती है। सो ऑल इन ऑल, सैटर्न एक बहुत ही फेवरेबल सिस्टम है एक्रिलोनाइट्राइल बेस्ड सेल सिस्टम को सस्टेन करने का। यानी कि एज आई सेड अर्लियर, करंटली तो नहीं लेकिन फ्यूचर में टाइटन और एनसेलाडस पर एक नए प्रकार की एलियन सभ्यता पोटेंशियली इवॉल्व हो सकती है। ग्राउंड तो पूरा तैयार नजर आ रहा है, सिर्फ जरूरत है इनफ टाइम की और साइंटिस्टों की ये थियरी सच साकार होने की। फिलहाल हम बस वेट कर सकते हैं, क्योंकि नासा अपने नए ड्रैगन फ्लाई मिशन के तहत 2027 तक टाइटन के सतह और उसके वातावरण की एक डिटेल्ड जांच करने वाला है, जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं। और ऐसा बिल्कुल होने वाला है कि इस जांच के बाद हमें टाइटन के और भी कई सारे राजों के बारे में पता चले, जस्ट लाइक प्लूटो के केस में हुआ था। जब तक नासा ने प्लूटो पर कोई मिशन नहीं भेजा था, तब तक हमारे पास सिर्फ उसकी एक ब्लर्ड इमेज थी और उसके विशेषताओं का भी बस एक ब्लर्ड सा कॉन्सेप्ट था। लेकिन जब नासा ने उसे डिटेल में स्टडी करने के लिए न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट को भेजा, उसने प्लूटो के कई सारे राज खोले। इस मिशन के तहत उन्हें पता चला कि प्लूटो तो असल में हमारे सौरमंडल का छुपा हुआ टाइम कैप्सूल है। अब उन्हें इस टाइम कैप्सूल से क्या पता चला और इसके साथ साथ न्यू होराइजन ने प्लूटो के कौन से राज खोले, इस पर ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले मैन मैटर्स का सेल्फ असेसमेंट लेना मत भूलना, आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका हेयर लॉस कौन से स्टेज पर है। इनका एडवांस्ड हेयर सीरम रोल काफी इफेक्टिव है अगेंस्ट हेयर फॉल, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी इसके बारे में नॉलेज मिल सके। ऐसे ही क्यूरियोसिटी को इंसाइट करने वाले और नॉलेज देने वाले वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।